everyone and welcome to the Ecologics। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया, जहां हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जाना बैलेंस ऑफ पेमेंट के आइटम्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 2। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने जानना शुरू किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में, और हमने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट है बच्चों, दो कंपोनेंट से, एक था करंट अकाउंट और दूसरा था कैपिटल अकाउंट। और ये याद रखना बच्चों, ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आपके अकाउंट्स के करंट एंड कैपिटल अकाउंट से बिल्कुल सेपरेट है। तो क्या होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चलिए देखते हैं। करंट अकाउंट क्या है बच्चों? करंट अकाउंट मैंने बताया था कि करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, किससे निकले? बैलेंस ऑफ पेमेंट से निकले। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता था? लेन देन रिकॉर्ड करता था हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच जितने भी हो रहे हैं। तो करंट अकाउंट भी क्या करता है? वही लेन देन, वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करता है। तो क्या है करंट अकाउंट बच्चों? द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ visible items, invisible items and unilateral transfers between resident of a country and rest of world during a given period of time। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट थे चार, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल। बस ये कैपिटल वाले को हटा दो बच्चों, ये तीन जो शुरुआत के कंपोनेंट थे इनसे बना है आपका करंट अकाउंट। मतलब ये तीनों आइटम जहां रिकॉर्ड होती है वही कौन सा है बच्चों? करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट भी जान गए होंगे आप कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, विजिबल क्या होते थे? गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स व्हिच इज सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब बच्चों इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसे रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? मतलब बैलेंस जो होता है करंट अकाउंट का, उसका पता कैसे लगता है? तो बच्चों तुम्हें आपको पता ही है कि क्या होता था कि दो साइड होती थी इस अकाउंट के अंदर, एक होती थी डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम क्या कहते थे? नेगेटिव साइड, एंड क्रेडिट साइड को हम कहते थे पॉजिटिव साइड। अब याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होती है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, मनी को रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट में भी मनी रिकॉर्ड होती है, कैपिटल में भी मनी रिकॉर्ड होती है। अब खुद सोचो बच्चों कि मनी आएगी कैसे और मनी जाएगी कैसे। जब हमने एक्सपोर्ट किया होगा किसको? विजिबल आइटम मतलब गुड्स को, है ना। जब हमने एक्सपोर्ट किया होगा गुड्स को तो क्या होगा? पैसा आया होगा। जब हमने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया होगा तो पैसा आया होगा। और जब हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर विदेशों में रिसीव किए होंगे तो पैसा आया होगा ना। तो क्रेडिट साइड तो क्या रिकॉर्ड होता है? जो पैसे आ रहे हैं, जो हमें मिल रहा है। तो ये सारी की सारी जो रिसिप्ट है, ये सारी की सारी क्या है बच्चों? ये सारी की सारी हमारी क्या है? रिसिप्ट है। और सारी की सारी रिसिप्ट किस तरह रिकॉर्ड होती है बच्चों? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है। और सारी की सारी पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो किस तरह रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड या नेगेटिव साइड। जैसे हमने इंपोर्ट किया होगा गुड्स को तो पेमेंट की होगी, हमने इंपोर्ट किया होगा सर्विसेज को फॉरेन कंट्रीज से तो उसके लिए हमने पेमेंट की होगी, या हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर्स दूसरी कंट्रीज को पे किया होगा, मेड किया होगा तो उसकी भी हमने पेमेंट की होगी। तो मतलब ये क्या सारी? ये है आपकी पेमेंट्स। ठीक है, या तो हमें रिसिप्ट मिल रही है, पेमेंट कर रहे हैं। अब बात आती है कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट का मतलब क्या है। अब ये रिसिप्ट और पेमेंट के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वही क्या है? हमारा बैलेंस। ठीक है, कैसे? अगर मान लो कि रिसिप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट साइड कम है। रिसिप्ट साइड ज्यादा हो गई हमारी और पेमेंट साइड क्या रह गई? कम रह गई। मतलब हमें इनकम ज्यादा मिल गई और हमने पेमेंट क्या की? कम। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये आ गया आपका सरप्लस करंट अकाउंट। ठीक है, हमारा करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? सरप्लस में हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारी रिसिप्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, और पेमेंट क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो क्या आ जाएगा? डेफिसिट करंट अकाउंट। जाहिर सी बात है, जब हमारी पेमेंट्स जो है, पेमेंट साइड जो है वो ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट साइड क्या हो जाए? हमारी रिसिप्ट साइड कम रह जाए, तो उस टाइम पे क्या आएगा बच्चों? डेफिसिट करंट अकाउंट। डेफिसिट करंट अकाउंट। ठीक है, तो या तो डेफिसिट आता है करंट अकाउंट में या फिर सरप्लस आता है और दोनों साइड बराबर आए तो इक्विलिब्रियम आता है। तो ये याद रखना बच्चों, डेफिसिट करंट अकाउंट कब आता है? जब हमारी पेमेंट साइड मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो जाए और क्रेडिट साइड कम हो जाए। और सरप्लस कब आता है? जब हमारी क्रेडिट साइड जो पॉजिटिव साइड है वो ज्यादा रहे और हमारी नेगेटिव साइड क्या रहे? कम रहे। अब बच्चों कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है डेफिसिट करंट अकाउंट के ऊपर। ये डेफिसिट करंट अकाउंट क्या है? किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या होता है? थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि हमने पेमेंट ज्यादा कर दी है। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? खुद सोचो बच्चों, हमारी कंट्री को डेफिसिट का मतलब नुकसान, मतलब हमने पेमेंट ज्यादा कर दी, हमारी कंट्री को मिला कम और हमने दे दिया ज्यादा।
तो उससे क्या होने वाला है बच्चों, लीकेज क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर सर्कुलर फ्लो चल रहा था पैसे का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लीकेज क्रिएट हो सकती है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारी कंट्री जो फॉरेन कंट्री से जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है हमारी कंट्री और फॉरेन, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन या एक्सचेंज रेट आ सकता है, जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है किससे, करंट अकाउंट का ही पार्ट है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सिर्फ इस आइटम पे डिपेंडेंट, किस पे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। वो क्या है बच्चों, जानते हैं उसके बारे में। चलिए, तो दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सबसे बड़ी आइटम आखिर होती कौन सी है, पता है आपको, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे हम विजिबल आइटम्स कहते हैं। तो ट्रेड जो होता है ना मेनली, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है बच्चों, गुड्स में होता है, और इसीलिए उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं कहां, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो आप जान गए होंगे बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। मतलब जितना भी हम एक्सपोर्ट करेंगे विजिबल आइटम्स का और इंपोर्ट करेंगे विजिबल आइटम्स का, उनकी वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वही होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब विजिबल आइटम पता है ना बच्चों क्या होती है, गुड्स होती है। तो मींस बीओटी, अगर बीओटी का मैं फॉर्मूला लिखूं तो बीओटी क्या हो सकता है, बीओटी का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, उसमें से माइनस कर दो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। मतलब जितनी भी एक्सपोर्ट की जो गुड्स की आपने, जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू में से जितने भी गुड्स आपने इंपोर्ट की, जितनी वैल्यू की गुड्स आपने इंपोर्ट की, उसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड पता लग जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपके एक्सपोर्ट वैल्यू जो है एक्सपोर्ट की वो ज्यादा रहे, है ना, ये भी जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट की ज्यादा रहे। तो बीओटी भी क्या हो सकता है बच्चों, बीओटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। देखते हैं कैसे। ट्रेड सरप्लस या फेवरेबल बीओटी कब होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो वैल्यू होगी गुड्स के एक्सपोर्ट की वो ज्यादा हो और इंपोर्ट की क्या हो, कम। मतलब हमने बेचा ज्यादा सामान, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया तो जाहिर सी बात है हमने गुड्स को ज्यादा बेचा तो इनकम ज्यादा मिली, और हमने इंपोर्ट कम किया गुड्स को तो हमें पेमेंट कम करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, ज्यादा, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, कम, तो हमें क्या मिलेगा, फेवरेबल, या फिर इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेड सरप्लस कहते हैं। वो ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट या अनफेवरेबल कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो कम रहे और इंपोर्ट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड किससे निकला था बच्चों, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किससे निकला था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रखना बच्चों, मतलब बीओपी का होता है कौन, बीओटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी क्या होता है बच्चों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीओपी और बीओटी सेम टर्म्स लगती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखते हैं बच्चों इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले डिफाइन की बात करूं तो बीओपी और बीओटी की डिफरेंस आपको क्लियर है, बीओपी मैंने बताया और बीओटी की डिफाइन ये आपके सामने। उसके अलावा स्कोप की बात करूं तो बीओटी एक ब्रॉडर कांसेप्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ये बीओटी भी इसी के अंदर घुसा हुआ है। तो इसका स्कोप क्या है, ब्रॉडर कांसेप्ट है, जबकि बीओटी एक छोटा कांसेप्ट है, क्या है, एक नैरो कांसेप्ट है। सिर्फ इसमें क्या आते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तीसरी चीज कंपोनेंट्स की बात करूं तो बीओपी, जो हमारा बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके कितने कंपोनेंट है, एक है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। बीओपी के कितने कंपोनेंट है, करंट और कैपिटल, जबकि बीओटी जो है इज अ पार्ट ऑफ बीओपी करंट अकाउंट। बीओपी के अंदर क्या आता था, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का पार्ट क्या है, बीओटी है ना। अगला फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो आपको पता है अकाउंटिंग व्यू से, अकाउंटिंग फिनोमिना से बीओपी ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये लिखा है फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू बीओपी ऑलवेज बी बैलेंस्ड, मतलब इसकी दोनों साइडें क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। लेकिन बीओटी तो अभी आपने देखा क्या हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये बराबर नहीं होता। मोस्टली केसेस में नहीं होता क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे या तो फिर इंपोर्ट ज्यादा होंगे।
लास्ट लिखा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की बात करूं तो ये क्या रिकॉर्ड करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बीओपी के अंदर हम बीओपी और बीओपी के अंदर क्या करते हैं, दोनों रिकॉर्ड करते हैं, क्या गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। मतलब यहाँ पे इनविजिबल भी और विजिबल दोनों आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन बीओटी के अंदर क्या होते हैं, ओनली गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन इनविजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते। इसके अलावा भी और डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि बीओपी के अंदर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बीओपी के अंदर, लेकिन बीओटी के अंदर कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती। उसके अलावा अगर बीओपी में क्या आता है, कोई डेफिसिट आ जाता है, अगर बीओपी में डेफिसिट आ जाता है तो याद रखना उसे मैं बीओटी से एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, द डेफिसिट ऑफ बीओपी कैन नॉट बी एडजस्टेड थ्रू बीओटी। लेकिन बीओटी में, क्योंकि तो छोटा सा अकाउंट है, अगर बीओटी में कोई भी डेफिसिट आ जाता है, कोई भी कमी आ जाती है, वी कैन एडजस्ट थ्रू बीओपी, तो उसे हम बीओपी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंसेस है बीओपी एंड बीओटी में, आई होप ये आपको क्लियर होंगे। और आज अब शुरू करते हैं अपना क्या, कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट आखिर होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का सेकंड अकाउंट जो है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। आखिर ये कैपिटल अकाउंट होता क्या है, तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट जिसमें कैपिटल की रिसिप्ट आएंगे और कैपिटल के ट्रांसफर आएंगे। ठीक है, नहीं समझ में? तो दूसरी चीज क्या समझ सकते हो कि एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंज को मेजर किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर और दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, कुछ ऐसे पैसे का लेन देन करने वाली है जिनसे हमारी कंट्री की या तो एसेट्स लायबिलिटी चेंज होगी या उस कंट्री की एसेट लायबिलिटी चेंज होगी। ठीक है, तो देखते हैं आखिर कैपिटल अकाउंट है क्या। तो लिखा है द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड व्हिच कॉजेस अ चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये एक कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज, एक कंट्री के जो रेजिडेंट है उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर सकती हैं, चेंज करेंगी। या तो एक कंट्री के एसेट्स लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। उसको कहां मेजर करेंगे हम, कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारी कंट्री को, सपोज इंडिया को क्या मिल रही है, कैपिटल रिसिप्ट मिल रही है, मैं बताऊंगा कैपिटल रिसिप्ट कहां से मिलेगी। मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिल रही है, हमारे रेजिडेंट को रिसिप्ट मिल रही है। रिसिप्ट मिलने का मतलब क्या है, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और पैसा आएगा तो बच्चों आपको पता है किस अकाउंट में किस तरफ रिकॉर्ड होगा, ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आउटफ्लोज है, मतलब कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं, हम बाहर वाले को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो किस तरफ रिकॉर्ड होगा बच्चों, ये हो जाएगा डेबिट साइड या नेगेटिव साइड। ठीक है बच्चों, याद रखना अगर हमारी कंट्री को, इंडिया को कैपिटल रिसिप्ट्स मिल रही है तो रिसिप्ट्स मिलने का मतलब क्या है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। और इस तरह अगर हम कैपिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, इंडिया बाहर वालों को पेमेंट कर रही है, तो वो क्या है, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, और किस तरफ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट के आखिर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल ट्रांसफर किस वजह से ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब हमारी कंट्री का गवर्नमेंट, हमारी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, बोरोइंग्स लेते हैं और लेंडिंग प्रोवाइड भी करते हैं, किसके साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के। मतलब हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लोन लेते भी हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को लोन देते भी, बोरोइंग्स लेते भी और देते भी। तो क्या लिखा बच्चों, देखो मैंने बोरोइंग्स, अगर इंडिया ने बोरोइंग्स ली है या इंडिया ने रिकवरी ऑफ लोन, जो लोन्स हमने दे रखे थे फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेनर्स को जो लोन दे रखे थे, अगर वो हमने लोन से रिकवर कर लिए। देखो बच्चों दो चीज, पैसा कैसे आ रहा है, या तो हमने फॉरेनर से पैसा लिया, बोरोइंग ली, या हमने जो पैसा दिया हुआ था वो रिकवर कर लिया, वो वापस ले लिया। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, इनफ्लो होता है। क्या होता है, इनफ्लो, मतलब हमारे पास पैसा आता है, किस तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड या पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, अगर हम फॉरेनर्स को पैसा उधार देते हैं, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, या हमने जो उनसे पैसा लिया हुआ था ना उसको रीपे कर देते हैं, उनको वापस दे देते हैं,
तो कुछ सोचो, हमने उनको या तो उधार दिया या हमने उनसे जो उधार लिया हुआ था वो पैसा उनको वापस दे दिया, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। मतलब हमारी कंट्री से पैसा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, पैसा कम हो रहा है। तो किस तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा बच्चों, डेबिट साइड, ये नेगेटिव साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम आरओडब्ल्यू। अब हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कंट्रीज क्या करती है, हम अदर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अदर कंट्रीज हमारी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो इनके जो फ्लोज है वो भी किस में रिकॉर्ड होंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये भी याद रखना बच्चों, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने फॉरेन कंट्री में की, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने फॉरेन कंट्री में की और उसके ऊपर मुझे डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया, मतलब उसके ऊपर ओनरशिप का राइट भी मेरा ही हो गया, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कहलाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मान लो हमारी टाटा वाले ने क्या किया, अभी अमेरिका के अंदर क्या किया, रियल स्टेट, एक लैंड परचेज कर ली, एक कंपनी परचेज कर ली, है ना। तो जो लैंड परचेज की, जो बिल्डिंग है, कोई रियल स्टेट जो टाटा वाले ने अमेरिका के अंदर परचेज किया, अमेरिका के अंदर जो परचेज है उसके ऊपर किसका राइट हो गया, भैया टाटा वाले का राइट हो गया ना। ओनरशिप किसकी आ गई, उसके आगे, तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो गया, टाटा का हो गया। तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, एफडीआई कहलाएगी। उसके अलावा दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है बच्चों, दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में। ठीक है, शेयर बॉन्ड मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट, इसमें तो क्या मिल गया था, डायरेक्ट कंट्रोल, पूरी ओनरशिप का राइट मिल गया था। लेकिन दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर ओनरशिप का राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कौन सी कहलाती है बच्चों, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पीआई। जैसे हमारे शेयर्स हो गए, जैसे टाटा वाले ने कंपनी की जगह कंपनी के शेयर्स खरीद ली। अगर मैंने इंडिया वाली टाटा वाले ने अगर अमेरिका के अंदर जाके किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो अमेरिकन कंपनी उसकी थोड़ी ना हो गई, वो शेयर्स ही हो गए। तो कंट्रोल उसके पास पूरा नहीं आया, उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आया, ओनरशिप उसके पास नहीं आ गई, है ना। तो इस ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इसकी वजह से भी इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं। जैसे अगर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, यूएसए के अंदर क्या किया, एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। मतलब अमेरिका के अंदर क्या किया, कोई लैंड परचेज कर ली, है ना। इंडिया ने अमेरिका के अंदर कोई लैंड परचेज कर ली, इंडिया के कोई पर्सन था, उसने अमेरिका में क्या किया, एक लैंड परचेज कर ली। अब इंडिया वाले ने जब लैंड परचेज की होगी तो इंडिया वाले को तो क्या मिल गई, लैंड मिल गई, तो बदले में हमने क्या किया होगा, उसको पेमेंट की होगी ना, की होगी नहीं की होगी। तो एफडीआई की जो मैंने पेमेंट की है अमेरिका को, तो ये क्या है, मेरा आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा, ये आउटफ्लो किस तरफ रिकॉर्ड होगा बच्चों, ये डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर अमेरिका वालों ने हमारे यहां पर क्या किया है, शेयर्स में या फिर रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो उनका पैसा हमारे पास आएगा, उनका पैसा हमारे पास आएगा। तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, और किस तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। आई होप आपको क्लियर। अगला एनआरआई डिपॉजिट, ये बहुत आसान है। एनआरआई डिपॉजिट आपको पता है भैया, फॉरेन कंट्रीज में हमारी कंट्री के ओरिजिन के लोग बहुत सारे रहते हैं, है ना। हम उसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, एनआरआईज कहते हैं। हमारे इंडिया में भी आते हैं घूमने फिरने। और आपको ये भी पता होगा कि फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे इंडियन बैंक की ब्रांचेस है ना। तो अगर कोई एनआरआई क्या करता है, हमारे इंडियन बैंक की ब्रांच में क्या करता है, पैसा डिपॉजिट कराता है। कौन कराता है, एनआरआई कराता है। कोई एनआरआई हमारे इंडियन बैंक के अंदर क्या करता है, अपने पैसे को डिपॉजिट कराता है। तो डिपॉजिट कराएगा तो इंडियन बैंक के पास तो पैसा आएगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। तो किस तरह रिकॉर्ड हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर वो क्या करते हैं, जो एनआरआई क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, अगर एनआरआई क्या कर लेता है बच्चों, अगर एनआरआई ने डिपॉजिट कराया था तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गया। और अगर एनआरआई ने क्या कर दिया, विड्रॉ करवा लिया, उसने जो पैसा जमा करवा रखा था विड्रॉ करवा लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो किस तरह रिकॉर्ड होगा, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एनआरआई डिपॉजिट जो एनआरआई ने हमारे बैंकों में करवाया है उसकी वजह से इनफ्लो आता है। अगर उन्होंने निकलवा लिया है तो आउटफ्लो क्रिएट होता है। किस तरह रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा ऑफिशियल रिजर्व्स भी होते हैं बच्चों। ऑफिशियल रिजर्व का मतलब तो आपको पता ही है, हमारी सेंट्रल बैंक जो है ना, वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बनाने का काम करती है। तो अगर हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व बने हुए हैं, अगर उसके अंदर इनफ्लो होता है, अगर वो इंक्रीज होते हैं, तो किस तरफ रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे। और अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व डिक्रीज होते हैं, उनमें से कुछ पैसा निकल जाता है, आउटफ्लो हो जाता है, तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो बच्चों ये था आपका कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको आज की क्लास के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे।
और बचे हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंसेप्ट है वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ आसान से बढ़िया से लॉजिकल टॉपिक्स के साथ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।